सो गाइस, कॉमन एरर्स की क्लास नंबर 6 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 151 से 200 तक डिस्कस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एन्चांटेड मी। अच्छा, तो एक बात ध्यान रखने की, कभी भी सराउंडिंग नहीं होता, सराउंडिंग्स होता है। ठीक है, तो ये वर्ड सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग नहीं है। सराउंडिंग्स का मतलब है हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, जो हमें दिखाई दे रहा है, वो हमारे सराउंडिंग्स हैं। ठीक है, तो सराउंडिंग्स तो जो थी ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स प्लेस की, उसने मुझे क्या किया, एन्चांट किया, आकर्षित किया। तो इसके पार्ट 2 में एरर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। अब यहाँ ध्यान देना कि लगेजेस नहीं होता, केवल लगेज होता है। ठीक है, तो ये एस नहीं आना चाहिए था, केवल लगेज होना चाहिए था। तो यानी कि इसके पार्ट 3 में एरर है। बिसाइड राइटिंग इज माई हॉबी आई हैड आइडिया फॉर अ कपल ऑफ शॉर्ट स्टोरीज दैट नीडेड फर्दर थॉट। अच्छा, यानी कि अब जरा इसका मीनिंग समझ लेते हैं तो हमें समझ में आएगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि एक वर्ड होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड हमें इस सेंटेंस में दिया है और होना चाहिए था बिसाइड्स। क्यों होना चाहिए था वो हमें समझ में आ जाएगा अभी। बिसाइड का मतलब होता है पास, और बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, अलावा। ठीक है, तो राइटिंग इज़ माई हॉबी, लिखना मेरी हॉबी है, मतलब मेरा शौक है। आई हैड आइडियाज़ फॉर अ कपल ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। उसके अतिरिक्त मेरे पास क्या है, कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ के आइडियाज़ हैं दैट नीडेड फर्दर थॉट, मतलब जिसमें कुछ और सोचना भी बाकी है और सोचना पड़ेगा। तो राइटिंग मेरी हॉबी है, उसके अतिरिक्त मेरे पास क्या है, कुछ आइडियाज़ भी हैं। तो यहाँ पे अतिरिक्त था, पास नहीं आएगा। पास का मतलब होता है नज़दीक, जैसे ही सेट बिसाइड मी, वह मेरे पास बैठ गया। तो यहाँ पे बिसाइड नहीं आएगा, बिसाइड्स आना चाहिए था। तो ये होता बिसाइड्स, यानी पार्ट 1 में एरर है। अगला क्वेश्चन है, लेजर्स आर indispensable tools for the delicate eyes surgery। हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी ये फ्रेज़ कुछ इस तरह से होता है, आई सर्जरी। ठीक है, आई सर्जरी नहीं होता, आई सर्जरी होता है। तो यहाँ दे रखा हमें आई सर्जरी, तो ये जो एस है इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, केवल आई सर्जरी आता, यानी कि इसके पार्ट 3 में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई टेक ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू टू दिस इंस्टीट्यूशन। इसमें कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस हमारा एकदम सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 156। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, ही रिकमेंडेड माई केस विद द सुपरवाइज़र। ओके, हमेशा ध्यान रखना है कि जो रिकमेंड होता है, जब किसी चीज़ को रिकमेंड किया जाता है, रिकमेंड समथिंग, तो हमेशा ये टू समवन होता है। यानी किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को अगर हम रिकमेंड कर रहे हैं, सुझा रहे हैं, तो रिकमेंड समथिंग। तो यहाँ पे रिकमेंड क्या किया गया है, माई केस, और समवन कौन है, सुपरवाइज़र को रिकमेंड किया है। तो मेरे केस को सुपरवाइज़र को रिकमेंड किया है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि क्या आता है, टू आता है। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा विद, तो विद नहीं होना चाहिए था, टू होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, टू आना चाहिए था, ना बल्कि विद। तो इसके भी पार्ट 3 में एरर है। क्वेश्चन नंबर 157 है, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरह क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड पहले लगाते हैं, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर जो क्वेश्चन वर्ड है, जो प्रश्नवाचक शब्द है, वो एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, ये कंजंक्शन की तरह यूज़ हुआ है, तो उसके तुरंत बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम, वेयर कहाँ आया है, सेंटेंस के बीच में,
यानी कंजंक्शन की तरह, और इसके तुरंत बाद क्या दे दिया हमें, कुड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, जो कि प्रश्न पूछने के लिए आना था, जबकि यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछा गया, यहाँ पर कंजंक्शन की तरह आया। तो उसके बाद क्या आना चाहिए था, उसके बाद आना चाहिए था सब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट आएगा तो ये कैसे लिखा जाता, ये लिखा जाता वेयर ही कुड। ठीक है, तो वेयर ही कुड लिखा जाना चाहिए था, और हमें क्या दे दिया, वेयर कुड ही। तो ही कुड से पहले आना चाहिए था। सो इसके पार्ट 1 में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई सजेस्ट दैट ही गोज टू द डॉक्टर एज सुन एज ही रिटर्न्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन। ओके, अब कुछ बातें हमें ध्यान देने हैं, कुछ भाव हमें ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 158। तो अगर हमें एडवाइस किया जाए, सजेस्ट किया जाए, ठीक है, इन चीज़ों को नोट कर लेना है। एडवाइस, सजेस्ट, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर ये हमें दिया होता है तो इसके बाद अगर इन्फिनेटिव आता है, इसके बाद क्या आएगा, इन्फिनेटिव आएगा। और इन्फिनेटिव कैसा आएगा, विदाउट टू। ठीक है, विदाउट टू। नॉर्मली इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर ये होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पर हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे ओनली। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, आई सजेस्ट, है ना, सजेस्ट हमने देखा था, सजेस्ट। आई सजेस्ट दैट ही गोज, तो यहाँ पर गोज नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, तो क्या आता, गोज की जगह गो आता। तो इसके पार्ट 2 में एरर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 159 को देखते हैं। हर नॉलेज इन इंग्लिश गिव्स हर ग्रेट एडवांटेज ओवर मी। ओके, तो नॉलेज के बारे में बात करते हैं। नॉलेज के बाद अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज हो ना, नॉलेज ऑफ समथिंग होता है हमेशा, किसी चीज़ की नॉलेज होने के लिए, तो नॉलेज के बाद अगर प्रेपोजिशन लगेगी तो क्या प्रेपोजिशन लगेगा, ऑफ। हमें क्या दिया हुआ है, इन। ठीक है, हमें दिया हुआ है इन, होना चाहिए था ऑफ। तो ये सेंटेंस कैसा होता, हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश गिव्स हर ग्रेट एडवांटेज ओवर मी। तो इसके पार्ट 1 में एरर है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 160। इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक द गार्ड्स अलाउड अस एंटर द रेस्ट्रिक्टेड एरिया टू सर्च फॉर आवर फ्रेंड्स। अच्छा, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ज़रा ध्यान दो। यहाँ पे एक वर्ब दूसरी वर्ब को फॉलो कर रही है। कैसे, द गार्ड्स अलाउड अस एंटर करने के लिए ना, उन्होंने हमें अलाउ किया एंटर करने के लिए। तो एक वर्ब तो है हमारी अलाउ, और तुरंत बाद आ गई एंटर, और दो वर्ब। अगर एक वर्ब दूसरी वर्ब के बैक टू बैक आ रही है, या पहला काम दूसरे काम करने के लिए किया गया है, अलाउ किया गया एंटर करने के लिए, तो मैंने बताया था कि ऐसी कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, इन्फिनेटिव लगाते हैं। दूसरी वर्ब जो है एज इन्फिनेटिव आती है, और इन्फिनेटिव से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब इन्फिनेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना पड़ेगा। और हमें केवल क्या दिया हुआ है, केवल एंटर दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, केवल एंटर। होना दिया था, होना क्या चाहिए था, टू एंटर। ठीक है, सेंटेंस कैसा बनता है, इन स्पाइट ऑफ द रोड block, the guards allowed us to enter the restricted area to search for our friends। तो इसके पार्ट 3 में एरर है ना, पार्ट 3 में एरर है। आगे चलते हैं। He was very kind enough to invite me। ओके, यहाँ पे जो वेरी आया है, ये भी किसके लिए आया है, काइंड के लिए आया है। वेरी आया है काइंड के लिए, और काइंड के लिए इनफ भी आ गया। अब काइंड क्या होता है, काइंड होता है एक एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव को और ज़्यादा इसके मीनिंग में कुछ ऐड करने के लिए, इसको क्वालिफाई करने के लिए जो वर्ब यूज़ होना चाहिए था वो क्या होता है,
एडवर्ब। लेकिन अगर हमें किसी एक ही नाउन को क्वालिफाई करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें एक ही एडवर्ब यूज़ करना होगा। और यहाँ पर हमें कितने एडवर्ब दे दिए, 2 एडवर्ब दे दिए। तो या तो हम इनफ लगाते, है ना, काइंड इनफ लिखते, या फिर हम लिखते वेरी काइंड। दोनों को यूज़ करना गलत है, ठीक है। या तो लिखो वेरी काइंड और या फिर लिखो काइंड इनफ। दोनों का मतलब क्या है, काफ़ी या बहुत दयालु, वेरी काइंड या काइंड इनफ। तो इसके कौन से पार्ट में एरर हुआ, इस हिसाब से थर्ड पार्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 162 देखते हैं। बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। मैं पहले भी 1-2 सेंटेंस में बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में। अब तक 5 वीडियोस इससे पहले हम देख चुके हैं। अगर नहीं देखी तो आप पीछे जाके चेक कर सकते हैं। मैं 1-2 बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर कोई किसी सेंटेंस में 2 काम हो रहे हैं और दोनों पास्ट टेंस में हो रहे हैं तो ज़रूर उनमें से एक काम पहले हुआ होगा और एक काम बाद में हुआ होगा। जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में आता है और जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में आता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस जब हमने ट्रांसलेशन में पढ़े होंगे 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में, तो उस टाइम भी हमने ये पढ़ा होगा। तो ध्यान रखना कि जो काम पहले होता है वो आता है पास्ट परफेक्ट में, जो काम पहले होता है वो आता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए। और जो काम बाद में हुआ होता है वो आता है पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या है, निगेटिव है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, और अगर पॉजिटिव है तो केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर लो, ठीक। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस कंडीशन में हम अगर देखते हैं बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स, अब यहाँ पर जब हमने टिकट लिए और हमने एंटर किया सिनेमा हॉल में तो शो क्या है, पहले शुरू हो चुका था। द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। अब ये काम पहले हो चुका था, उन्होंने टिकट बाद में ली है, एंट्री बाद में की है। और जो पहले हो गया, जो काम पहले हो गया दैट शुड बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस। इट मीन्स हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म शुड बी यूज्ड। अब अगर ये हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता तो बिगन तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, ये तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, सॉरी, बिगन होती है सेकंड फॉर्म, तो बिगन थर्ड फॉर्म है। तो ये जो वॉज है ये गलत है, यहाँ वॉज की जगह क्या होना चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब हैड आना चाहिए था। दैट मीन्स द एरर इज इन पार्ट 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 163। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स in the computer class has to type their own research paper this semester। ओके, इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 164 पर। ओके, तो क्वेश्चन है द फैक्ट ऑफ मी बीइंग अ स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज हिज कंडक्ट। ओके, अभी ज़रा ध्यान देना है कि द फैक्ट ऑफ में हमें पहले पढ़ चुके हैं वैसे कि अगर प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ इसके अपवाद भी हैं। और ये उसी तरह का सेंटेंस है। हमें ध्यान देना है कि अगर हमें इस प्रोनाउन के तुरंत बाद एक जेरेंड दिखाई दे बीइंग, तो फिर हम मी नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, पॉजेसिव केस लगाएं माई। द फैक्ट ऑफ माई बीइंग अ स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज हिज कंडक्ट, ठीक है। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं, डू यू माइंड माई स्मोकिंग, या डू यू माइंड मी स्मोकिंग, तो दोनों कंडीशन में ये पहला वाला सेंटेंस तो सही है,
लेकिन ये दूसरे वाला गलत है, क्योंकि मी नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, माई, क्योंकि इसके बाद क्या है, एक जेरेंड आया, ठीक है। और वैसे भी मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में आया है, लेकिन ये जो माई आया पॉजिटिव केस में किस लिए आया है, जेरेंड से पहले, मेरे स्ट्रेंजर होने के कारण, माई बीइंग अ स्ट्रेंजर, ठीक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 165 है, द सी लुक्स एज इफ इट हैज़ बीन एजिटेटेड बाय अ स्टॉर्म। शायद कल वाले वीडियो में ये एग्जांपल आया था एज इफ वाला। एज इफ एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी शर्त है जो पूरी नहीं हो सकती, है ना। अनरियल मतलब एक ऐसी कंडीशन है जो रियल नहीं है, अनरियल है। अब ध्यान रखना है कि ऐसी कंडीशन के लिए जो अनरियल है वो पास्ट में लिखी जाती है, और एज इफ के बाद वाला क्लॉज हमेशा पास्ट टेंस में ही लिया जाता है। जबकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या दे दी है, हैज़, तो हैज़ नहीं हो सकती यहाँ पर। पास्ट अगर हमें लिखना है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे हम, हैड। हैज़ यूज़ नहीं करेंगे, हैड यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 166। पुलिस रिपोर्ट्स क्लेम दैट substantial seizure of cocaine have been made in the last 2 months। अच्छा, तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है हमारा सब्सटेंशियल सीजर ऑफ कोकेन। कोकेन का जो सब्सटेंशियल सीजर है, ठीक है, वो है हमारा सब्जेक्ट, और ये सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। जबकि हैव प्लूरल वर्ब है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हैज़। आगे देखते हैं, द टेबल्स लेग हैव बीन इलेबोरेटली कार्व्ड। ओके, यानी कि मेज की टांग को इलेबोरेटली कार्व किया गया है, डिटेल से मतलब उसमें नक्काशी की गई है। एक बात ध्यान रखनी है कि जो पॉजेसिव केस होता है, पॉजेसिव केस बनाने के 2 तरीके होते हैं नाउन के लिए, या तो ऑफ लगा दो या फिर एपोस्ट्रॉफी के साथ एस लगा दो। अभी जो एपोस्ट्रॉफी के साथ एस लगाया जाता है, हमेशा ध्यान रखना है कि ये लिविंग थिंग्स के साथ ही आता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम लिविंग थिंग्स के साथ आता है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं वैसे तो, पर फिलहाल हमें ध्यान रखना है कि लिविंग थिंग्स के साथ आएगा। अब यहाँ पर ये किसके लिए लगा दिया, टेबल के लिए। अब टेबल तो लिविंग थिंग है नहीं, तो द टेबल्स लेग्स क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। टेबल्स लेग्स कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसकी जगह ऑफ लगा के बनाना चाहिए था हमें, तो क्या हो जाता है ये, द लेग्स ऑफ द टेबल, ठीक है। लेग्स ऑफ द टेबल होना चाहिए था, तो इसके पार्ट 1 में एरर है, इससे पहले सेकंड में था। क्वेश्चन नंबर 168, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। तो इसमें भी वही सेम एरर है शुरुआत जैसा, सीनरीज नहीं होता है, सीनरी होता है। क्या होता है, सीनरी होता है, सीनरीज नहीं रहेगा कभी भी, सीनरी होता है। सीनरी का कोई प्लूरल नंबर नहीं होता, तो ये सीनरीज में एरर है, यानी कि पार्ट 1 में एरर है। आगे देखते हैं, आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट। अब यहाँ पे पहले भी वुड आ रखा है, तो सीधी सी बात है, दूसरे में प्री अंडरस्टूड होना चाहिए कि वुड आएगा, ठीक है। अप्रिशिएट कर रहे हैं रीडर्स, दूसरी बार हम वुड लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो प्री अंडरस्टूड है। तो ये जो दूसरा वुड है, इसका यूज़ जो है सुपरफ्लुअस है, ज़रूरत नहीं थी लगाने की, तो पार्ट 2 में एरर है। क्वेश्चन नंबर है 170, नीदर ऑफ द 2 चिल्ड्रन सैड हिज और हर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। तो इसमें भी कोई एरर नहीं है, इस सेंटेंस में हमारा
सही है, क्योंकि नीदर ऑफ के बाद हमने कल देखा था कि प्लूरल आता है, तो प्लूरल नाउन ही दे रखा है हमें, 2 चिल्ड्रन, ये भी ठीक है। उनके लिए प्रोनाउंस कैसे रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं, और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर रहती है। खैर यहाँ तो ज़रूरत नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट है। ओके, सो अब आ गए क्वेश्चन नंबर 171 पे। आई सैट डाउन ऑपोजिट हिम एंड प्रोड्यूस्ड द पैकेट ऑफ सिगरेट्स। तो ध्यान रखना है कि पैकेट ऑफ सिगरेट से पहले हम द नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे ए। क्यों लगाएंगे? क्योंकि द पैकेट ऑफ सिगरेट का मतलब हो गया कि कोई एक पर्टिकुलर पैकेट ऑफ सिगरेट, और यहाँ पे सिगरेट का पैकेट कभी भी कोई पर्टिकुलर तो होता नहीं, कोई डेफिनेट तो होता नहीं। मतलब कि जो मेरी जेब में था उन एक पैकेट ऑफ सिगरेट मैंने क्या कर दिया, उनके सामने बढ़ा दिया। तो ये इंडेफिनिट नाउन है, तो उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ही आता, ए आता। ठीक, सो पार्ट 3 में एरर है। दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली 5 years ago। अब यहाँ पे जस्ट और एग्जैक्टली लगभग दोनों का मीनिंग सेम है। एग्जैक्ट मतलब जस्ट 5 years ago मतलब ठीक 5 साल पहले, एग्जैक्टली 5 years ago ठीक 5 साल पहले। तो या तो जस्ट लगाएंगे या फिर एग्जैक्टली लगाएंगे। तो हम एक को हटा देते हैं, एग्जैक्टली हटा देते हैं, जस्ट हटा लो, एग्जैक्टली हटा लो, हटेंगे पार्ट 2 में से ही, यानी पार्ट 2 में एरर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेंबरिंग हिज हार्ड अर्ली ईयर्स एंड हिज लॉन्ग रोड टू सक्सेस। अब से पहले भी मैं 3-4 बार डिस्कस कर चुका हूँ कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं आती हैं, जिनमें से रिमेंबर भी एक है। ठीक है, तो रिमेंबर भी प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं लिखी जाएगी, यानी आईएनजी नहीं आएगा। अच्छा, आईएनजी नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? क्योंकि ये स्माइल्ड है, मैंने बताया था कि वो कंटिन्यूस टेंस में नहीं आएंगे, इंडेफिनिट में आएंगे। अब क्योंकि पहले हमें स्माइल्ड दिया हुआ है, स्माइल्ड का मतलब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले आई है तो दूसरे वाले को भी पास्ट इंडेफिनिट ही होना पड़ेगा। तो इसका मतलब वॉज रिमेंबरिंग नहीं होगा, बल्कि रिमेंबर की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा रिमेंबर्ड। ठीक है, रिमेंबर्ड आ जाएगा। तो पार्ट 1 में एरर है। 174 देखते हैं। गुड हेवंस, हाउ हैज शी ग्रोन। ओके, अब क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हमेशा ध्यान रखना है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि हाउ प्रश्नवाचक शब्द अगर होता तो इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती, जैसे कि यहाँ में दी है, लेकिन ये प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। हाउ अगर कंजंक्शन की तरह आ जाए, यानी 2 क्लॉज को जोड़ने के लिए सेंटेंस के जस्ट बीच में आ जाए, या फिर एक्सक्लेमेशन दिखाने के लिए व्हाट और हाउ का यूज़ किया जाता है, उस कंडीशन में भी क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है, उसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए। जैसे थोड़ी देर पहले हमने वो कुड ही वाला एक देखा था, तो यहाँ पर हैज़ तुरंत बाद आ गया, उसके बाद आया शी, जबकि आना चाहिए था हाउ शी हैज़। ठीक है, हाउ शी हैज़। तो इसके कौन सा पार्ट में एरर है? पार्ट 2 में। ओके, 175 देखते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड मिस्टर मुरुगन दैट बिकॉज ऑफ हिज सीवियर क्रैम्प्स ही शुड ले इन द बेड फॉर अ फ्यू डेज। ये पहले भी हमारे पास आ चुका है, तब लेड हमें दिया था। हमेशा ध्यान रखना है कि जो लाई है ये फर्स्ट फॉर्म होती है लेटने की, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ले। और हमेशा ध्यान रखना है कि मॉडल कोई भी आ जाए, मॉडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, अगर मॉडल में हैव पहले से ना हो तो। अब यहाँ पे मॉडल क्या है? शुड, तो शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाई आनी चाहिए थी, शुड लाई। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है ले सेकंड फॉर्म, जो कि गलत है। तो यानी कि इसके हमारे पार्ट 3 में एरर है। क्वेश्चन नंबर 176। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 sons नीदर हैज़ एनी मेरिट। हमेशा ध्यान रखना है कि नीदर ईदर जो होते हैं ये वर्ड 2 के लिए यूज़ किए जाते हैं, दोनों में से कोई एक या दोनों में से कोई भी नहीं। तो वो कहना चाहता है कि उसके तीनों बेटों में से कोई भी नहीं, तो 3 तो 2 से ज़्यादा हुआ,
और अगर 2 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो तब हम लिखते हैं नन। तब क्या लगाते हैं हम? नन। तो ये जो यूज़ ऑफ नीदर है ये गलत है, यहाँ पे आना चाहिए था नन। यानी कि ही इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नन हैज़ एनी मेरिट। तो पार्ट 3 में एरर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 177 देखते हैं। आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। अब ध्यान रखना है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जैसे कि यहाँ ट्रूथ दिया हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने साथ डेफिनेट आर्टिकल द लेते हैं। तो यानी कि ट्रूथ से पहले क्या आना चाहिए था? द आना चाहिए था। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ होना चाहिए था। तो इसके पार्ट 1 में एरर है। क्वेश्चन नंबर 178 देखते हैं। इट इज़ टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अच्छा, अगर कभी दिया हो इट इज़ टाइम इस तरह का, तो इट इज़ टाइम का मतलब है कि यही समय है कि जब तुम्हें डिसाइड करना है नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन के लिए, अगला एक्शन क्या होगा तुम्हारा। तो ये ध्यान रखना, इसके बाद जो क्लॉज रहेगा उसका टेंस पास्ट रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे डिसाइड नहीं आना चाहिए था, डिसाइडेड आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? डिसाइडेड आना चाहिए था, डिसाइडेड। इट इज़ टाइम यू डिसाइडेड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, सो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 179। He who has suffered the most for the cause, let him speak. अच्छा, let कभी भी पैसिव वॉइस नहीं होती लेट की। यहाँ सेंटेंस का मतलब यह है कि he who has suffered the most, कि वह व्यक्ति है जिसने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है फॉर द कॉज, इस कारण से जिसने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है, परेशानी उठाई है। लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो। जबकि होना ये चाहिए कि उसे बोलने दिया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसका यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस लिखना था, और ये होता कि ही शुड बी allowed to speak। ठीक है, he should be allowed to speak आना चाहिए था, ना बल्कि let him speak। तो इसके पार्ट 3 में एरर है। ठीक है, let की पैसिव वॉइस नहीं होती और यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस आना चाहिए था। 180 देखते हैं। कप ऑफ कॉफ़ी इज़ एन एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट टू स्मोक्ड सैल्मन। इसमें कोई एरर नहीं है, सेंटेंस एकदम सही है। जज इन हिम prevailed upon the father and he sentenced his son to death। okay। एक बात ध्यान रखनी है कि कई बार हम इस तरह की बातें करते हैं, कहते हैं ना मेरे अंदर के जानवर को मत जगाओ। तो अंदर का जानवर का मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई जानवर है, मतलब उसके अंदर जो जानवर जैसी इंस्टिंक्ट है, भावना है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसको अपने बेटे को या तो मौत की सज़ा सुनानी है, या फिर मतलब अपने बेटे को मौत की सज़ा सुनानी है। अब या तो वो जज बने, उसे माफ़ करे, या मतलब या तो एक पिता बने और उसे माफ़ कर दे, या फिर जज बन के उसे सही सज़ा सुनाए। तो वो कह रहा है जज इन हिम, यानी उसके अंदर का जो जज है, उसके अंदर का जो जज है। तो अगर ऐसी कंडीशन हमें दिया जाए कि उसके अंदर का जज, उसके अंदर का पुलिस वाला, उसके अंदर का डॉक्टर, उसके अंदर का वकील, जो कुछ भी है, उस कंडीशन में जो नाउन दिया है ना अंदर का, उससे पहले द आता है। तो इसे हम ऐसे लिखते, द जज इन हिम। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना द जज इन हिम आता है, हमें द नहीं दिया, यहाँ पर द लगना चाहिए था। तो यानी कि पार्ट 1 में एरर है। 9/10 ऑफ द पिलर हैव रॉटेड अवे। एक बात ध्यान रखनी है कि जो परसेंटेज दी हो हमें, या फिर फ्रैक्शन दिया हो, फ्रैक्शन समझ में आता है, भिन्न, कि भाई इसका 3/4 हिस्सा, उसका 5/7वां हिस्सा। तो ये कह रहा है कि
9/10वां हिस्सा क्या है पिलर का, खराब हो गया, रॉटेड अवे। तो ये एक फ्रैक्शन है, और ये ध्यान रखना है कि हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। और अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे लेगा, सिंगुलर लेगा। लेकिन हमें वर्ब कैसे दे रखी है, हैव प्लूरल, जबकि होनी क्या चाहिए थी, हैज़ यानी कि सिंगुलर। ठीक है, तो इसके कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट 3 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 183। वन मेजर रीज़न फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ टेलीविज़न इज़ दैट मोस्ट पीपल लाइक टू स्टे एट होम। अच्छा, मोस्ट पीपल एक, अच्छा यहाँ पे दो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक तो होता है मोस्ट पीपल, और एक होता है मोस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, अब अगर हम केवल मोस्ट लगाएं तो इसका मतलब है मेजॉरिटी। ठीक, और मोस्ट ऑफ लगाएं कि अधिकतर लोग, और मोस्ट का मतलब ये लगा लो कि सारे ही लोग लगभग। तो मोस्ट ऑफ द पीपल का मतलब लोगों में से बहुत सारे, और मोस्ट पीपल का मतलब लगभग सारे। तो लगभग सारे लोग तो क्या नहीं करते, घर पर रहना पसंद नहीं करते, है ना। मोस्ट पीपल लाइक टू स्टे एट होम तो नहीं होगा, ये क्या होना चाहिए था, मोस्ट ऑफ द पीपल होना चाहिए था, मोस्ट ऑफ द पीपल। यानी कि पार्ट 3 में इसके भी एरर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 184। आवर एफर्ट्स आर एम्ड टू ब्रिंग अबाउट अ रिकन्सिलिएशन। अच्छा, रिकन्सिलिएशन, ओके। एम के बाद हमेशा टू नहीं आता है, एट आता है। और ध्यान देना है कि एम के बाद जो प्रपोजिशन आएगी उसके तुरंत बाद जेरेंड आएगा, ना बल्कि इन्फिनेटिव। तो ये आता है एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट अ रिकन्सिलिएशन। ठीक है, तो पार्ट 2 में एरर था, एम्ड एट ब्रिंगिंग होना चाहिए था, ना बल्कि एम्ड टू ब्रिंग। ना क्वेश्चन नंबर 185 है। 3 कंडीशंस क्रिटिकल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर सोइल, टेम्परेचर, केमिकल बैलेंस और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। अब ज़रा एक बात ध्यान देने की है कि अगर 3 नाउन एक साथ यूज़ किए जाएं तो कैसे यूज़ किए जाएंगे। जैसे मैं लिखता हूँ ए बी सी, तो लिखने का तरीका क्या होगा कि पहले लिखेंगे ए, फिर लगाएंगे कॉमा, फिर बी, और तीसरे से पहले क्या लगाएंगे हम, एंड सी। ए बी एंड सी। हमें यहाँ पे 3 फैक्टर्स दिए गए हैं ना, 3 कंडीशन दी गई हैं, 3 कंडीशंस। एंड द कंडीशंस आर सॉइल, टेम्परेचर, केमिकल बैलेंस और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, जो कुछ भी है। ठीक, तो यहाँ पर जो दूसरा कॉमा है ये नहीं आना चाहिए था, ये वाला कॉमा, इसकी जगह क्या आना चाहिए था, एंड। ठीक है, तो इसके भी पार्ट 3 में ही एरर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 186। If I had lots of money, I'd give some to anybody who asked for it. I had lots. ये सेंटेंस भी हमारा कैसा है, सही है। The old man felled some of the trees in the garden with hardly no effort at all. हमने 3 वर्ड पढ़े थे, हार्डली, बेयरली और स्कार्सली। ये तीनों सेंटेंस और तीनों शब्द कैसे होते हैं, निगेटिव मीनिंग लिए होते हैं। और अगर ये निगेटिव हैं तो इसके बाद नो की ज़रूरत नहीं है। तो ये हार्डली नो नहीं आता, बल्कि हार्डली एनी आता है ना। नो का मतलब क्या है, नो का मतलब होता है नॉट एनी। अब इसको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, तो नॉट तो गया, तो बच क्या गया, एनी। तो नो की जगह क्या आना चाहिए था, यहाँ पे एनी आना चाहिए था। ठीक, सो पार्ट 3 में ही इसके भी एरर है। 186 और 188।
until the world lasts the earth will go round the sun। ये सेंटेंस भी हमारा कैसा है, सही है। I go to the temple as often as I find time। अच्छा, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि टेम्पल से पहले द नहीं आएगा, क्योंकि द टेम्पल का मतलब ये नहीं कि वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्पल में जाता है, लेकिन वो किसी भी टेम्पल में जाएगा। किसी एक निश्चित टेम्पल की यहाँ बात नहीं की गई, और अगर किसी निश्चित की बात नहीं की गई तो फिर वो एक इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट नहीं है, तो द लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। अ फ्यू टाइल्स ऑन स्काई लैब वर द ओनली इक्विपमेंट्स दैट फेल्ड टू परफॉर्म वेल इन आउटर स्पेस। फिर वही कंडीशन है, यहाँ पर इक्विपमेंट्स नहीं होता, हमेशा इक्विपमेंट होता है, ठीक है। इस नाउन को भी प्लूरल में नहीं, प्लूरल नंबर में नहीं लिखा जाता, तो पार्ट 2 में एरर है। केवल इक्विपमेंट आना चाहिए था, इक्विपमेंट्स नहीं आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 191, आई डोंट वॉन्ट टू लूज इट। ज़रा ध्यान दो, एक शब्द होता लूज, एक शब्द होता लूज। ये जो है एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ढीला। ये जो शब्द है ये है वर्ब, और इसका मतलब होता है खोना, ठीक है, खोना। तो अगर हम अपने इस सेंटेंस को देखें तो टू के बाद क्या आना चाहिए था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, जो कि हमें हमारे हिसाब से लूज होनी चाहिए थी, LOSE। तो LOSE नहीं आएगा, LOSE आना चाहिए था, क्योंकि LOSE एडजेक्टिव है, हमें चाहिए वर्ब जो कि होती है LOSE। तो पार्ट 3 में एरर है। क्वेश्चन नंबर 192, डू नॉट गेट पैनिक्ड इन एमरजेंसीज। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना, हम हमेशा ये कहते हैं कि पैनिक मत हो, डू नॉट पैनिक। तो गेट पैनिक नहीं होता है, पैनिक होता है। क्या होता है, पैनिक। लेकिन अगर गेट लगाना ही है तो फिर हम क्या लगाएंगे, गेट पैनिकी, ठीक। या तो केवल पैनिक लगाओ या फिर गेट पैनिकी लगाओ। गेट पैनिक्ड जो है गलत होता है। सो पार्ट 2 में एरर है। क्वेश्चन नंबर 193, समटाइम्स आई गेट एंग्री ऑन हर। ध्यान रखना कि एंग्री का जो एग्रीमेंट है वो प्रेपोजिशन विद के साथ है, और हमें क्या दे दिया है, हमें दे दिया ऑन। तो पार्ट 3 में एरर है, ऑन नहीं आना चाहिए था, विद आना चाहिए था एंग्री के बाद। 194 देखते हैं। आई यूज टू गो आउट टू वर्क अर्लियर। मतलब मैं, अर्लियर का मतलब पहले, यानी पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में मैं काम के लिए बाहर जाया करता था, तो जाया करता था तो पास्ट टेंस होना चाहिए, और पास्ट टेंस में आदत दिखाने के लिए यूज्ड टू आता है, यूज्ड टू नहीं आता। तो ये क्या होता है, यूज्ड होता, ठीक है। पास्ट टेंस में आदत दिखाने के लिए यूज्ड टू आता है या फिर वुड आता है। क्या आता है, या तो यूज्ड टू लगाओ या फिर लगाओ वुड, और इनके साथ क्या लगाते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर यूज्ड टू के साथ गो आउट तो सही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यूज्ड होना चाहिए था लेकिन। सो पार्ट 1 में ये एरर है। द टीचर हैज़ टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, अब हैज़ क्या है, हैज़ ये दिखा रहा है कि भाई पास्ट परफेक्ट टेंस है, और हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, और टुक वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है टेक की। तो टुक नहीं आता, क्या आता, टेकन आता। तो टीचर ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, और अगर इसको पास्ट बनाना है तो केवल टुक लगाओ, है ना भाई। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट लगभग एक जैसे ही होते हैं, तो क्योंकि उसमें भी काम पूरा हो चुका है, उसमें भी काम पूरा हो चुका है, तो या तो इसे पास्ट इंडेफिनिट बनाओ, केवल टुक लगाओ, या फिर इसे प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ और हैज़ के साथ टेकन लगाओ, थर्ड फॉर्म लगाओ। दोनों ही तरीके से ये सही हो जाता, यानी कि हमारे पार्ट 2 में एरर है, कैसे भी देख लें हम।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 196. ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्ड टू हिम. तो ये हमारा सेंटेंस ठीक है ना, क्योंकि एज इफ के बाद सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म ही दी है. ठीक है, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 197. द क्लर्क वॉज नॉट इंटिमिडेटेड बाय हिज बॉसेस बुलिंग. तो ये सेंटेंस भी हमारा सही है. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 198. दिस मिसोजिनिस्ट हेट्स ऑल मदर इन लॉज, लेडी डॉक्टर्स एंड हाउस मेड्स. ओके, हमेशा ध्यान रखना है कि मदर इन लॉज हम कह देते हैं कई बार, लेकिन इन लॉज तब कहते हैं जब केवल इन लॉज ही कहा जाए. यहाँ पर इन लॉज का मतलब क्या है? इन लॉज का मतलब ब्रदर इन लॉ भी आ गए, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सब आ गए. इन लॉज जो होते हैं ना, यानी कि ससुराल वालों की तरफ की साइड के, हम कहते हैं ना भाई ससुराल वाले, तो इंग्लिश में हम कहते हैं इन लॉज. केवल ये कहे तो ठीक, लेकिन मदर इन लॉज में अगर इस तरह के जो वर्ड होते हैं तो उसमें जो मेन नाउन होता है उसका प्लूरल बनाया जाता है. तो इसमें मेन नाउन क्या है? मदर. तो ऐसे शब्द में हम क्या लिखेंगे प्लूरल बनाने के लिए? मदर्स इन लॉ. ठीक है, सॉरी एल है ये. तो मदर्स इन लॉ, मदर इन लॉज नहीं होता कभी भी, ब्रदर इन लॉज नहीं होगा, ब्रदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ होता है. तो एस जो है मेन नाउन में लगता है, ना बल्कि लॉ में. तो ये एस यहाँ ना होकर के कहाँ होना चाहिए था? मदर्स में होना चाहिए था. सो इसके पास पार्ट 2 में एरर है. ओके, क्वेश्चन नंबर 198 देखते हैं. 199. हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इज द मेन कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स एट द मोमेंट. सो यहाँ पे होना चाहिए था हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम लिखो या हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, क्योंकि अगर मैं द प्रॉब्लम लिखता हूँ, केवल द प्रॉब्लम, तो इसका मतलब प्लूरल है. सो उस कंडीशन में हमें एस की ज़रूरत नहीं है. द प्रॉब्लम का मतलब है परेशानियाँ, और अगर हमें प्रॉब्लम्स लिखना ही है तो फिर द मत लिखो, केवल प्रॉब्लम्स लिखो. ठीक है, तो या तो ऐसा होता हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज द मेन कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स एट द मोमेंट, या फिर ऐसे लिखो कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इज द मेन कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स एट द मोमेंट. तो द लगाएंगे तो एस हटेगा, और द हटाएंगे तो एस लग सकता है. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 200, लास्ट क्वेश्चन. We requested the watchman to clean up the basement so that the children might have enough space to play. अच्छा, अब वॉचमैन को कभी भी हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है, वॉचमैन को हम कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करेंगे. वॉचमैन को मतलब अगर वॉचमैन से हमें कुछ काम करवाना है तो हम क्या करेंगे? उसे ऑर्डर करेंगे, क्योंकि जो पोस्ट में छोटा है उसको हम ऑर्डर करेंगे, रिक्वेस्ट थोड़ी करेंगे. यहाँ पर जो रिक्वेस्टेड है इसमें प्रॉब्लम है. हम ये कह सकते हैं कि हमने उससे कहा. अगर हम ये कहें कि भाई हमने उससे कहा तो हम लिखेंगे आस्केड. ठीक है, आस्केड माने कहना, पूछना भी होता है, लेकिन आस्केड माने कहना भी होता है. आस्क फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए कहना. और नहीं तो बढ़िया ये है कि ऑर्डर्ड लगा दो, वी ऑर्डर्ड द वॉचमैन. सो पार्ट 1 में एरर था. ठीक है, सो ये आज के हमारे 50 क्वेश्चंस थे. आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं.